बैठो बैठो, मैं इधर बैठा हूँ। बैठो। देती बधाई। यहाँ रख दो। खुश रहो बेटा, खुश रहो। बैठो। तीनों राजपूत ट्यूटोरियल के ऑफलाइन बैच के स्टूडेंट हैं, इसी क्लासरूम के स्टूडेंट हैं। तीनों इसी क्लासरूम के हो ना? संजय धीवर ये अभी CGPSC 2022 में 8वां रैंक, 8th रैंक, ये लगातार चौथा अटेम्प्ट था और चारों बार इंटरव्यू ना? एक बार बस नहीं, मेंस लेकिन दिए चारों बार, कंटिन्यू 3 इंटरव्यू। इस वाले में 8वां रैंक डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुए हैं। और समृद्धि ताम्रकार ये अभी 115वें रैंक के साथ में सहायक सहकारिता विस्तार अधिकारी, सहकारिता निरीक्षक के पद पर चयनित हुई हैं। और सृष्टि साहू जो है ये 27वां रैंक है और वित्त सेवा अधिकारी के पद पर चयनित हुई हैं। सभी के लिए एक बार ताली बजाओ और बधाई दो। काफी एक लंबा स्ट्रगल रहा है, खूब मेहनत किए हैं और मेहनत करके इस मुकाम को पाए हैं। और ऐसा भी है कि बहुत करीब से जैसे आप लोगों को समझाते हुए, आप लोगों को देखते हुए, वैसी जब ये पढ़ रहे थे तो इनकी जर्नी भी ये काफी प्रेरणा देने वाली जर्नी है। खूब मेहनत करके यहां तक पहुंचे हैं संजय, समृद्धि, सृष्टि तीनों। तो थोड़ा सा इनकी जर्नी, इनकी जुबानी है, ये थोड़ा सुनते हुए एक एक करके सुनते हैं, है ना? चलो संजय। सबसे पहले आप सभी गुड इवनिंग। चलो मेरा नाम संजय धीवर है, मैं बेसिकली धमतरी का रहने वाला हूँ। ये मेरा 4था अटैम्प्ट था। मैं अगर अपने ब्रीफ में दूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। मैं धमतरी में पला बड़ा। मेरी जो प्राइमरी एजुकेशन थी, जो स्कूल एजुकेशन थी, वो धमतरी के अलग अलग स्कूल में, जैसे आदर्श बाल मंदिर, नूतन स्कूल और शिशु मंदिर में, ओवरऑल सब हिंदी मीडियम में। उसके बाद मैंने बैचलर में फार्मेसी किया पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी से। उसके पश्चात मैंने अपना PSC की प्रिपरेशन स्टार्ट करी। मैंने अंडर एज प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। मतलब जब मैं यहाँ आता था तो उस समय मैंने अटैम्प्ट नहीं दिया था। 2020 का मैं जो PSC हुआ 2019 PSC, वो मेरा पहला अटैम्प्ट था। मेरा मेंस उसमें क्वालिफाई नहीं हुआ था। उसके बाद जो कंटिन्यूस मैं तीनों अटैम्प्ट में मैंने इंटरव्यू दिया है। 2020 के PSC मेरी 196 रैंक थी, कोई पोस्ट मुझे अलॉट नहीं हुआ था। 2021 के PSC में मुझे 8वां रैंक आया था। करेंटली मैं एज ए अकाउंट ऑफिसर पोस्टेड हूँ निमोरा में, जो प्रशासन अकेडमी, वहाँ पे मेरी ट्रेनिंग चल रही है। और जो वर्तमान में जो PSC हुई है उसमें मेरा 8th रैंक आया है और डिप्टी कलेक्टर पद पे चयन है। ठीक है इंट्रोडक्शन। यदि कुछ ऐसा, मैं क्या चाहता हूं, एक जैसे गलतियां जहां पर होती हैं या एक सार जो होता है, अपन एक लंबा डिस्कशन तो करेंगे क्योंकि अभी आज तो इनका टाइमिंग हो गया है। एक दिन अपन ना एक सेशन ही रखेंगे
जिसमें मैं चाहूंगा कि मैं ना रहूं, आप लोग इनको एड्रेस करो, क्योंकि अब मैं तो खूब इनको बोलता ही हूं। ये आए भी हमारा मेन लक्ष्य क्या है एज अ संस्था, टीचर या स्टूडेंट, हम आए ही क्यों हैं? सक्सेस को पाने के लिए, लक्ष्य को अर्जित करने के लिए। तो मेरी जो भूमिका होती है वो तो होती ही है, लेकिन मैं चाहता हूं कि अब बतौर सीनियर ये अब आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि इनको ऊपर लेके जाना है, इनको उठाना है, इनके सिलेक्शन में अपना रोल प्ले करना है। जैसे जितने हक से मैं बोल पाता हूं कि जब कोई स्टूडेंट मेरे पास आता है और कहता है कि सर क्रिकेट मेरी हॉबी है, लेकिन जब हॉबी से क्वेश्चन नहीं कर पाता या नहीं दे पाता, तो मैं बोलता हूं यार संजय धीवर से बात कर लेना। मैं बोलता हूं कि यदि मान लो किसी प्रकार का किसी को भी मान लो वेट को लेकर के, चेस्ट को लेकर के या हाइट को लेकर के जब आया, तो मैं तुरंत बोला कि एक काम करना, स्निग्धा सलामे से बात कर लो। तो मैं हमेशा ये प्रयास किया कि बच्चों को जितना बेहतर गाइडेंस और जहां से मिल पाए, तो मैं ये चाहता हूं कि चाहे वो प्री को लेकर के हो, मेंस को लेकर के हो, इंटरव्यू को लेकर के हो, अब ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि इनको आगे बढ़ाने की, ताकि क्या है, हर एक माँ बाप का, घर परिवार का, इनका स्वयं का एक सपना होता है। और हम जहां पर गलती करते, ठीक उसी तरह से जैसे मान लो जाए किसी माता पिता का एजुकेशन, यदि कहीं पर किसी प्रकार कोई कमी है, तो वो हमेशा वो चाहता है कि अपने बच्चे को बेहतर दे। वो बच्चा जब बड़ा होता है, वो जितना पाया रहता है, वो हमेशा प्रयास करता है कि अपने बच्चों को क्या करे, बेहतर करे। तो हर किसी का प्रयास होता है। तो बतौर इस संस्था के छात्र और एक सीनियर होने के नाते इनके लिए अब आप लोगों की जिम्मेदारी कि इनको बेहतर गाइडेंस मिले, है ना, मेरे साथ साथ बाकी आप लोग भी दो। तो यदि कुछ ऐसा सार है तो इनसे जरूर आप साझा करो, ताकि इनको थोड़ा सा उस चीज के लिए प्रेरणा मिले और ये आगे बढ़ने में इनको थोड़ा सा आसानी हो। जैसे सर ने बताया क्या क्या करना चाहिए, तो ऑलमोस्ट सर भी बता देते हैं, लेकिन क्या क्या नहीं करना चाहिए, अर्थात हमको कहाँ कहाँ पे गलतियाँ नहीं करनी है, वो शायद मैं बता सकता हूँ। क्योंकि अल्टीमेटली मेरा भी जो एक ड्रीम पोस्ट होती है CGPSC में, वो मैंने भी चौथे अटैम्प्ट में पाई। तो इस बार मैंने काफ़ी सारी गलतियाँ की और उससे सीखा भी। तो स्टार्ट करते प्रीलिम्स से। प्रीलिम्स में हम अक्सर ये गलतियाँ करते हैं कि हम टेस्ट सीरीज को सीरियसली नहीं लेते। जैसे यहाँ भी आई थिंक रेगुलर टेस्ट सीरीज होती होगी, बट जैसे मान लो 80 का बैच है तो 40 बस सीरियसली दिलाते हैं और 40 तो बस दिलाते हैं। तो टेस्ट सीरीज को आप सीरियसली ले, और एक टारगेट बेस्ड जो स्टडी होती है वो टेस्ट सीरीज से होती है। एग्जाम्पल के लिए अगर मान लीजिए आपका CGST का टेस्ट है, तो एनी हाउ अगर हर हफ्ते अगर आपका टेस्ट हुआ तो एक हफ्ते आप कंप्लीट करेंगे, आप अपनी लिमिट को पुश करें। और टेस्ट को हमेशा मतलब एक ये सोचे कि मैं मेंस का है, मतलब सॉरी प्रीलिम्स का जो मेन एग्ज़ाम होता है, मैं वही टेस्ट सीरीज वही एग्ज़ाम दे रहा हूँ, उस हिसाब से टेस्ट सीरीज को सीरियसली लें। उसके बाद मैं बोलूँगा मेंस जैसे एक बहुत फेमस टीचर है, उनका कहना है कि IAS जो है वो IAS बनना राइटिंग स्किल का खेल है। अर्थात अगर आपकी राइटिंग स्किल बहुत अच्छी है, नॉलेज तो ऑलमोस्ट जो प्रीलिम्स क्वालिफाई करके गया है, नॉलेज समहाउ सबके पास लगभग 19-20 ही है, लेकिन जहाँ पे आदमी रैंक सिक्योर कर पाता है वहाँ पे होता है उसकी राइटिंग स्किल्स। जैसे मैंने कहा, मैंने अपनी गलतियों से सीखा। जो मैंने पहले 2 अटैम्प्ट दिए, जो फर्स्ट अटैम्प्ट था उसमें तो मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंट था कि मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं लिख भी लूँगा, तो मैं राइटिंग स्किल बहुत ही कम करता था, राइटिंग प्रैक्टिस सॉरी, तो बहुत ही कम करता था। और मेरा मेंस निकला नहीं, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे जो क्वेश्चन थे वो छूट गए थे। हालांकि मुझे आता था, लेकिन क्योंकि मेरी स्पीड नहीं थी और लिखता कैसे वो नहीं पता था, तो वो छूट गया था। फिर सेकंड अटैम्प्ट में वही थोड़ी बहुत गलतियाँ हुई। फिर जो 2 अटैम्प्ट मैंने नहीं निकले, तब मैंने सोचा कि इस बात को सीरियसली लेना कि राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद मैं रेगुलरली 2 घंटे राइटिंग प्रैक्टिस करता ही था, और जिसका फ़ायदा ये हुआ कि मेरा सिलेक्शन हुआ। और एक वो भी है कि जो हिंदी मीडियम का आज का सिलेक्शन नहीं हुआ है, ये भी चीज़ें सुनने को मेरी जैसे, मतलब लोग ऐसा सोचते हैं कि एक हायर रैंक सिक्योर करना थोड़ा मुश्किल है। तो मैं ये बता दूं, मैंने अपने चारों अटैम्प्ट जो चारों मेंस दिए वो हिंदी मीडियम में दिया, और हिंदी मीडियम से मैं डिप्टी कलेक्टर के पद पे चयनित हुआ। तो हिंदी मीडियम ये है कि आपको इंग्लिश में क्योंकि जो रहता है सब हेडिंग वगैरह कुछ जो बुलेट पॉइंट्स है वो एकदम शॉर्ट में बन जाते हैं। एग्जाम्पल की अगर मैं UN लिखूँ, मुझे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र लिखना पड़ेगा, लेकिन आप इंग्लिश में UN लिख सकते हैं। हालांकि आपको ये बात बहुत छोटी सी लगी होगी, लेकिन आप मेन आंसर लिखेंगे ना, तो यही में आपको 20-30 सेकंड बचेगा जो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाएगा। तो अगर आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं, इंग्लिश मीडियम के भी है, तो सब हेडिंग बना के पॉइंट वाइज लिखने सीखें, जो मैंने अपने पहले अटेम्प्ट में नहीं लिखा था। तीसरा ये बोलूँगा, जैसे क्योंकि आप लोग अभी PSC यहाँ कर रहे हैं, PSC कोचिंग कर रहे हैं, तो सबका कोई ना कोई फ्रेंड सर्कल हो गई, तो उस फ्रेंड सर्कल को भी सीरियसली ले, और सीरियस जो कैंडिडेट्स हैं उनके साथ ज़्यादा दोस्ती आ जाती है। अब इसमें आपको लग सकता है थोड़ा मतलब ही, लेकिन करेक्ट रखे जरूर, क्योंकि
अब जैसे सृष्टि और समृद्धि, ऐसा नहीं कि हम लोग कोचिंग में करके साथ हैं, हम लोग एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हैं और काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। ऑलमोस्ट डेली हम लोग बातचीत ही करते हैं और मतलब पढ़ाई को लेके भी, अदर चीज़ों को भी लेकर। तो ये आप लोग भी अपने दोस्तों के साथ करें, तो जब आप स्ट्रगल साथ में करेंगे तो सक्सेस भी आई थिंक साथ में करेक्ट है। तो यही है सर। अब बाकी मैम बताएंगे। जो वही चीज है कि, बैठो न संजय, वही चीज है कि जो इनको आए दिन बोल रहा हूं मैं, राइटिंग स्पीड को लेकर के, राइटिंग प्रैक्टिस को लेकर के, और जो चीजें अभी बताया गया है, चाहे वो एमसीक्यू प्रैक्टिस को लेकर के, टेस्ट सीरीज को लेकर के, मतलब हम कितने डेडिकेटेड हैं अपनी चीजों के प्रति, ये सबसे ज्यादा महत्व रखता है। और एक जो समय इसमें लेना है, जो लगना है, मतलब ये ना, ये तीनों, ये धैर्य के कैसे संयम रखना चाहिए, धैर्य कितना होना चाहिए, इसका ये जीवंत उदाहरण है कि धैर्य है तब जाकर के यहां तक पहुंचे हैं। अब ये भी पता है कि सृष्टि भी आगे बढ़ेगी, डीसी बनेगी, समृद्धि भी डीसी तक जाएगी, वो भी डीसी बनेगी, लेकिन हमें अपने प्रिपरेशन को, अपनी तैयारी को, और हम जहां पे गलती कर रहे हैं उसे हम माने, हम उससे सीखें, उसको ओवरकम करके हम आगे बढ़ें। ये नहीं कि हम उसको क्या कर दें, नजरअंदाज कर दें, ये ना करें हम। अब अपना थोड़ा थोड़ा ना, समृद्धि और सृष्टि, थोड़ा सा अपना भी बताओ कि कैसे क्या रहा है, और साथ में प्रिपरेशन में क्या वेटेज, किस तरीके से चीजें हैं, उसको भी थोड़ा सा, ताकि इनको वो चीज। मेरा मेंस एक्चुअली सेकंड अटेम्प्ट ही था मेरा, और फर्स्ट अटेम्प्ट में तो मेरा मेंस क्वालिफाई भी नहीं हुआ था, और इंटरव्यू भी मेरा पहला ही था। फर्स्ट मेंस में मैंने भी, ये जैसे संजय बोल रहा था, प्रैक्टिस, उस समय लॉकडाउन का पीरियड था, कहीं टेस्ट सीरीज मतलब कर सकते थे बट ऑनलाइन होता था। और ऑनलाइन को मैं समझती हूँ कि वो उतना, क्योंकि आपको ऑफलाइन प्रैक्टिस करनी है। एक बार आप प्रीलिम्स का तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं, पर ये मेंस का ऑफलाइन ही ट्राई करना रहता है। और मैंने बिल्कुल भी नहीं लिखा था, कुछ भी नहीं, मैं सीधा जाके एग्जाम में मैं बैठी हूँ और फिर लिखा है मैंने, और उसका रिजल्ट में भी यही निकला कि मेरा मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ। तब मुझे वो चीज़ समझ में आई कि नहीं, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मेंस ये जो से बोल रहा है कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप नॉलेज होते हुए भी अपने आप को पुट नहीं कर सकते। उसमें भी आपको भाई वो 4 लाइन दी है, उसमें आपको मैक्सिमम अपना आउटपुट डालना है, तो वो आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है। नॉलेज तो हर किसी का होगा, हर किसी के पास होता है, वो 4 पॉइंट्स आपको भी पता है, वो दूसरे को भी पता है, पर आप किस तरीके से उसको क्रिएटिवली पुट करते हैं, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से आएगी। और ये इंटीग्रेटेड आपका अप्रोच जब तक नहीं रहेगा, कि ऐसा नहीं होता कि प्रीलिम्स की अलग से तैयारी हो रही है, मेंस की अलग से होती है, आपको वो कॉन्स्टेंटली वो दोनों को इंटीग्रेटेड लेके करना पड़ेगा। और मेंस में तो आपको बिना प्रैक्टिस पॉसिबल ही नहीं है, तो वो आप उसको ध्यान रखिए कि उसको करना ही है। और प्रैक्टिस मतलब भाई अपने 2-2 क्वेश्चन खुद बनाओ, पास्ट ईयर के क्वेश्चंस है उसको उठाओ, दूसरे पीसीएस के क्वेश्चन, कुछ सब्जेक्ट्स हमारे कॉमन है, हिस्ट्री हो गया, इंडियन हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी, ये सारे तो कॉमन सब्जेक्ट है, उसके क्वेश्चन किसी दूसरे पीसीएस के उठा लो, तो वो सब रिपीट भी होते हैं, उससे आपकी प्रैक्टिस बनेगी। अभी ऐसी भी हालत होती है, मैं खुद, मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, हमें पता है कैसे सीएसवीटीयू में पास होते हैं, कैसा क्या होता है, तो ये हमें लगता है कि हम लिख लेंगे, पर ऐसा नहीं होता। और ऐसा नहीं है कि भाई बस बोल दिया और कर दिया, वो प्रैक्टिस आप नहीं करोगे, वहाँ आप पुट नहीं कर पाओगे। उस समय जब 3 दिन लगातार आपका एग्जाम होता है, 6 घंटे, मतलब पेन यू कैन नॉट पुट इट डाउन, मतलब इतना प्रेशर रहता है कि मतलब आप उठा नहीं सकते, इतना टाइम नहीं है, तो आपको उस चीज़ की जब प्रैक्टिस ही नहीं होगी तो आप लिखोगे कैसे। तो यही है कि आपको जब तक प्रैक्टिस, और ये हर किसी का स्ट्रेंथ और वीकनेस होता है। जैसे मुझे लैंग्वेज का मुझे लगता था, मुझे फिलोसफी लगता था कि कम है, तो उसको कॉन्स्टेंटली रिविजन करो, तब वो सारी चीज़ें वो खुद को पता होती है कि नहीं यार मेरा ये चीज़ वीक है, मुझे इसमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो ये कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द मतलब ईयर ये चलता है कि ऐसे ऐसे करना है। और रही बात प्रीलिम्स का, तो उसमें भी जैसे अगर टेस्ट सीरीज नहीं भी चल रहा है, तो आप ऐसे तो नहीं है कि ऑब्जेक्टिव बुक्स अवेलेबल नहीं है, आप कम से कम डेली के 100 क्वेश्चन, जो भी आप करंट चल रहा है, आपकी कोचिंग में भी चल रहा है, जो भी उससे आप उठा सकते हैं, वो प्रैक्टिस करिए। लैंग्वेज को मुझे लगता है वो बहुत स्कोरिंग है, तो उसको आपको ध्यान देना चाहिए। मैं ये करती थी कि हर दिन 1 घंटा, तो चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे हिंदी हो, वो सब आपको करना ही है, तभी वो होता है कि भाई उसमें कमांड आता है या वैसे। और दूसरा एक मैथ्स है, जो आप स्कोरिंग मतलब वो पेपर नंबर 4 है, तो उसकी प्रैक्टिस रखिए, क्योंकि वो आपको CSAT में भी काम आएगा, उसमें भी आएगा। और ऐसा नहीं कि इजी क्वेश्चन दिया जाता है मेंस में,
वो आप प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे वो नहीं कर सकते। और ये सारी चीज़ें जब एक एक दो दो पॉइंट पॉइंट नंबर में आपकी रैंक इधर उधर हो जाती है ना, तब फिर समझ में आता है कि वो कितना इंपॉर्टेंट था। और रही बात टाइम, तो वो तो भाई मैनेज आपको मतलब ये करना ही है, सीधी सी बात है कि भाई जैसे जैसे आप तैयारी कर रहे हैं टाइम लिमिट में करिए अपना कि हाँ ये सेट करना है, क्योंकि एग्जाम में भी वही होने वाला है। इवन आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो तो ठीक है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है, वो 1.5 घंटे का 2 घंटे भी तुमको लिखने दे रहा है, उसका कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि भाई वहाँ आपको एक्स्ट्रा 5 मिनट भी नहीं मिलने वाले ना। तो आप उस चीज़ को करो, और घर में भी उसी तरीके से प्रैक्टिस करना है कि और बाकी क्रिएटिविटी आप जैसे ला सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, जैसे जितना आप ज़्यादा क्रिएटिव रहेंगे उतना ज़्यादा आपको नंबर मिलेगा। मेरा तो यही स्ट्रैटेजी। ओके, समृद्धि बताइए। मेरा नाम समृद्धि ताम्रकार है, और जैसे सर ने मेरे बारे में इंट्रोडक्शन आप लोगों को पहले से ही दे चुके हैं कि मेरी जर्नी जो है वो काफ़ी लंबी रही है, और मेरा ये सेकंड इंटरव्यू था। ठीक है, मैं 18 बैच की राजपूत ट्यूटोरियल्स की स्टूडेंट रही हूँ। और देखिए, मेरा ऐसा था ना कि मैं बहुत टाइम से ट्राई करी थी। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था, बट सेकेंड अटेम्प्ट के लिए मैंने क्या किया था, प्रीलिम्स के लिए मैं बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव लगाई थी, मतलब जितना ज़्यादा मेरे से हो सकता है ना ऑब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव लगाना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि क्या होता है, जब हम एग्जाम में प्रेशर में रहते हैं तो हमसे जो छोटी सी जैसे छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है पूछेंगे, तो वो चीज़ भी थोड़ी गलत हो सकती है हमसे। ठीक है, तो ये गलतियों को कम करने के लिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज देना है। प्रीलिम्स के लिए जितना ज़्यादा आप ऑब्जेक्टिव लगा सकते हो, जैसे मैंने घटना चक्र लगाया था, थ्रू आउट आपको जितना ज़्यादा हो सके आप प्रीलिम्स के लिए करिए, क्योंकि ना लोग डर जाते हैं कि प्रीलिम्स में ही हमारा प्रीलिम्स से रुक जाता है तो फिर हम आगे की तैयारी कैसे करें। और जैसे दीदी ने भी बताया था कि आपको इंटीग्रेटेड वे में करना है ना, प्री मेंस है ना, इंटरव्यू एक साथ आप लेके चलिए। जैसे प्रीलिम्स और मेंस को आप कैसे करेंगे, लेकिन मेरा जैसा था प्रीलिम्स मेरा निकल नहीं रहा था। ठीक है, तो फिर मैंने क्या किया, मेरा प्रीलिम्स का तैयारी हो गया था, आई वॉज रेडी विद इट, प्रीलिम्स के लिए कि अब आएगा तो मैं निकाल लूंगी, बट थोड़ा सा डर था, तो वो डर को कम करने के लिए मैंने मेंस का प्रिपरेशन भी साथ में स्टार्ट कर दिया था। तो मेंस के आंसर्स मतलब जो पुराने प्रीवियस क्वेश्चन है उसके मैं अनसॉल्व जो आते नहीं है वो खरीद के मैं अपने मन से आंसर्स बनाती थी, उसमें मैं क्या बेस्ट कर सकती हूँ मैं वो स्टार्ट करती थी। तो जो मेन जो टॉपिक्स है ना छत्तीसगढ़ वाला पार्ट, वो मेरा मेंस का काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था, और साथ ही साथ मेरा प्रीलिम्स का भी, क्योंकि प्रीलिम्स पूरा 50% छत्तीसगढ़ का वेरिएंस देता है। तो इसलिए आप अगर आपका प्रीलिम्स नहीं हो रहा है तो आप ये मत सोचिए कि हमारा प्रीलिम्स ही नहीं निकला है तो हम मेंस की कैसे तैयारी करें। तो आप मेंस की पहले तैयारी करिए, उसके बाद आपका प्रीलिम्स अपने आप निकलेगा, ऐसा है। और मेंस में आपको अपना आंसर अपने आपको मतलब अपनी ओपिनियंस डालना है उसमें आंसर में। ठीक है, आपका जो आंसर होना चाहिए वो प्रेजेंटेबल होने के साथ ही साथ बहुत ज़्यादा यूनिक भी लगना चाहिए। यूनिक कैसे लगेगा, जैसे आप ज्योग्राफी का पेपर है, पेपर 5, आप उसमें डायग्राम्स पुट कर सकते हैं, मतलब आप थोड़ा सा प्रेजेंटेशन अगर अच्छा कर देंगे तो आपको बाजू वाले से थोड़ा नंबर ज़्यादा मिलेगा। वही हम लोग भी वही फॉलो करते हैं, हम अपने अपने आंसर में हम क्या बेस्ट करें। जैसे कोई ऐसे है, जैसे रामवत गमन पथ का ऐसे अभी आया था, देखे होंगे आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन, तो उसमें मैंने साइड में डायग्राम बना दिया था ऐसे में, तो ऐसे में डायग्राम भी बनाया जा सकता है और वो इफेक्टिव मार्क्स आपको दिला सकता है। तो वैसे कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें आप कर सकते हो जो आपके आंसर को बहुत अच्छा बनाए। और जैसे अगर आपका प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है तो आप ये मत सोचिए बिल्कुल कि आप आगे कुछ भी नहीं कर सकते, आप मेंस की तैयारी स्टार्ट कीजिए, साथ ही साथ आप प्रीलिम्स का भी ऑब्जेक्टिव लगाइए। जैसे जैसे प्रीलिम्स आएगा ना आप ऑब्जेक्टिव लगाना स्टार्ट कर दीजिए, तो उससे क्या होगा, ऑब्जेक्टिव लगा लेंगे तो फिर आप प्रीलिम्स के लिए रेडी हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं आपका मेंस का अगर रेडी रहेगा, आप सारी चीज़ें आप अनसॉल्व का पूरा आंसर्स बना लेंगे, तो फिर वो चीज़ आपका आगे हेल्प करेगा। तो यही है मेरा जो सिलेक्शन है, वो मेरे नेवर गिव अप एटीट्यूड के कारण ही हुआ है। मैंने हार नहीं मानी और मैंने कभी अपना पेशेंस नहीं खोया। क्या होता है कि 1-2 अटेम्प्ट के बाद लोग हताश हो जाते हैं कि हमारा नहीं हुआ। सोचो, मेरा तो लास्ट ईयर मैंने इंटरव्यू भी दिया था 2021 में, लेकिन मेरा इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था रैंक, क्योंकि मेरा रैंक पिछले बार मेरा 224 था, तो इसके कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। बट मैं उस टाइम गिव अप नहीं की कि भाई मेरा नहीं होगा, इस टाइप का लोग सोचते हैं ना, तो कई बार क्या होता है कि उनका रह जाता है। तो आप बिल्कुल अब आए हैं तो इस प्लान के साथ आइए कि हाँ, आगे जब जितना भी समय लगेगा मैं देने के लिए तैयार हूँ, और बिल्कुल गिव अप मत करिएगा, क्योंकि अगर आप बीच में छोड़ देंगे तो कहीं ना कहीं आप पीछे हो जाएंगे। और आप ये सोचिए कि कंपटीशन का लेवल इस तरीके से है, क्योंकि जैसे सर बता रहे थे कि आगे डीसी के लिए मैम भी ट्राई करेंगी, तो सोचिए आपका कंपटीशन हम जैसे लोगों से है जो डीसी के लिए भी फाइट करेंगे आगे। तो ये कंपटीशन है, तो इस कारण आपको भी इस कंपटीशन का लेवल बनना है। ठीक है, तो आप इसलिए एकदम से तैयार हो जाइए कि मेंस का हम पहले से रेडी रखते हैं, क्योंकि 3 मंथ्स में हम कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। मेंस के लिए हम लोग को 3 मंथ्स ही मिलते हैं,
है ना। अब आजकल तो बहुत कम भी मिलते हैं कभी कभी टाइम। 80 दिन, सही बोल रहे हैं, एकदम 80 दिन। हाँ। इसी 80 दिन का ही खेल तो इनको मैं समझा रहा हूँ अभी। तो पहले से अगर आप सब चीज प्रिपेयर करके रख लेंगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगा वो चीज। सबसे पहले तो मैं तो ये मानना चाहूंगी कि मेंस का आपका आंसर, जैसे प्रीलिम्स अगर आपका नहीं हो रहा है, आप सोच रहे हैं, हताश हो रहे हैं, जैसे जिस दिन प्रीलिम्स हुआ फरवरी में हो जाता है, उसके बाद आपका नहीं हुआ, अगर आप सोच रहे हैं कि गिव अप कर दो, तो गिव अप करने के बजाय आप मेंस का सॉल्व करके पूरा आप रख लीजिए। अपनी एक कॉपी बनाइए, मेंस की कॉपी, उससे बनाइए। बाकी तो सर की हेल्प कर ही देंगे आपको। और टेस्ट सीरीज लगाइए मेंस का। मैंने बहुत सारा 200-300 तो मैंने मेंस का टेस्ट सीरीज लगाया है, मतलब जितनी भी जर्नी रही है उसमें बता रही हूँ आपको। तो वो काफ़ी हेल्प किया है। क्या होता है मेंस में ना, कंटेंट काफ़ी इम्प्रूव होता है हमारा। कैसे, जो हम लिख रहे हैं हमको हमारी गलतियां पता चलेगी, तब तो हम अच्छा कर पाएंगे ना, कि हम हमारा नंबर क्यों कम आ रहा है। और टॉपर की कॉपी से हमको क्या मिलता है कि टॉपर क्या इतना अच्छा लिख रहा है कि उसको मिल रहा है, हमको नहीं मिल रहा है। तो इसलिए आप टेस्ट सीरीज बिल्कुल ज्वाइन कीजिए। और बिल्कुल ऐसा मत सोचिए, कई लोग तो प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करते, ये सोच के कि हमारा तैयारी नहीं हुआ है। भाई तैयारी होने के लिए ही तो हम टेस्ट सीरीज देंगे, राइट। तो आप लोग टेस्ट सीरीज को बिल्कुल मत छोड़िए। और नेवर गिव अप एटीट्यूड आपको सक्सेसफुल जरूर बनाएगा। इसका एग्जांपल मैं हूँ, बेस्ट एग्जांपल मैं हूँ, मैं ये बता सकती हूँ आपको, क्योंकि मेरी जर्नी काफ़ी लॉन्ग रही है। और लास्ट टाइम इंटरव्यू आने के बाद भी मैं हार नहीं मानी हूँ। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि लगे रहिए। जो गिव अप करने वाली पर्सनालिटी है ना, वो सिविल सर्विसेज में वो बने ही नहीं है उस चीज के लिए। मैं कहता हूं ना कि चैलेंजेस इस प्रोसेस में आने के बाद, प्रोसेस और उसके बाद एग्जीक्यूट होना, ये तो कम चैलेंजेस हैं। असली चैलेंजेस कहां पर है? सिस्टम में जाने के बाद है, पोस्ट में बैठने के बाद है, कुर्सी में बैठने के बाद है। वहां से चैलेंजेस तो अपनी पर्सनालिटी को यदि हम उस तरीके से डेवलप नहीं किए या गिव अप करने वाले हो गए, तो फिर वो आगे चल करके तो समस्या होना ही है। जो आप देखते हैं ना कि न्यूज में, चाहे वो अखबारों में, सोशल मीडिया में, तो उसमें दो तरह के अधिकारी दिखेंगे, जो अच्छा कर रहे हैं और जो गलत कर रहे हैं। तो वो ऐसा सिस्टम हो जाता है कि फिर वैसा करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो उनकी पर्सनालिटी क्या है? कमजोर, जो कि प्रिपरेशन आपको बहुत मजबूत बनाता है। तो नेवर गिव अप वाला। दूसरा, कंसिस्टेंट रहना है। जो वो कहे हैं उसका सार यही है कि क्या रहना है? कंसिस्टेंट। जो बहुत लोग मेरे को कहते हैं कि ये मेरा लास्ट है, तो मैं कहता हूं मत ही दे, फिर मत दे। क्योंकि क्या है ना, बतौर टीचर अब यही काम जब है, अब यही करते करते जब बाल सफेद हो रहा है, अब तो कहीं ना कहीं पे इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। यकीन मानो यही एक ऐसा एग्जाम है, चाहे वो आप स्टेट पीएससी दे रहे हैं, आप यूपीएससी दे रहे हैं, इसमें प्रॉपर पेशेंस का टेस्ट होगा, ये तय है। आप जब तक के किसी एक जगह को नहीं पाएंगे, तब तक के आप एग्जीक्यूट नहीं होंगे, आउटपुट नहीं निकलेगा। तो ये लोग जो है ना, जो अपना अपना जो गिलास था, अपना गिलास बोलो, टंकी बोलो, समझ में आ रहा, जो भी चीज मेहनत करके पहले उसको भरे हैं, तो भरे हैं तब जाकर के वो छलका है, तब जाकर के क्या हुआ है? रिजल्ट आया है ना। तो ये तो सही कही समृद्धि की आप लोगों का कंपटीशन इन लोगों के साथ है, इनका भी कंपटीशन पहले के लोगों से और आपके साथ है, पहले के लोगों से था। ऑलमोस्ट 50% ऑलरेडी सिलेक्ट है। बिल्कुल। लेकिन ये भी बता रहा हूं कि आपका कंपटीशन इनके साथ है, डरना नहीं है। इन्हीं को परेशान करके, समझ में आ रहा है? हाँ, इन्हीं को परेशान करके, इन्हीं से सीख करके और कंपटीशन में शामिल होना है ना। तो एक आध दिन, आज तो खैर काफी लेट हो गए हम, क्योंकि संजय निमोरा से आया होगा ना संजय? थोड़ा देर तक अगर सेशन करना है, Q&A 10-15 मिनट कर सकते हैं। ठीक है, कर तो सकते हैं, क्योंकि मैं एक्चुअल में क्या चाह रहा हूं, एक आध ना एग्जाम्पल के साथ में एक आध दिन बीच में लंबा सेशन बाद। हाँ, लंबा सेशन, इनको ना एक आध आंसर लिख करके दिखाना है ना, थोड़ी बहुत चीजों को, पूरे ओवरऑल प्रिपरेशन को लेकर के। तो ये जरूर ना आप लोग एक दिन करो, मैं यहां हूं तब भी, नहीं हूं तब भी, आप लोग आओ और हक से इनको थोड़ा सा सिखाओ, है ना। अब तो संजय क्या डीसी बन गया, तो मैं कहा हूं कि अपना पूरा ज्ञान इन दोनों को दे दे, और ये भी बोल रहा हूं कि पूरा ज्ञान अब तुम लोगों को दे दे।
जैसे अब सर बताए थे तो जैसे मैं अभी भी मानता हूँ कि जो आपका फैन सर्कल है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर। हाँ है बिल्कुल। अब जैसे सृष्टि है, ऑलमोस्ट हर दिन उसके पास कोई ना कोई डाउट होता ही था। हाँ, मैं बिल्कुल हम लोग मतलब डेली एक दूसरे से डाउट शेयर पूछते करना या हैं। कुछ हाँ, करना, और जैसे किसी से आंसर राइटिंग का भी है opinion सर, मांगना, आज आपस में हम लोग रिव्यू करते तीनों, ऐसा था। मैं कल हिमांशु धमतरी का ही लड़का है, बताया भी कि मैं मिला सर करके, मतलब तुमसे संजय। तो हिमांशु साहू करके है, उस ब्रांच का है, उसका पहला अटेम्प्ट था वो, तो मतलब मेंस का, वो किसी कारणवश उसका मेंस अभी नहीं निकल पाया। तो मैं उसको बोला कि कोशिश कर कि ऐसे लोगों के साथ रहे जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, जो सिलेक्शन पाए हैं, चाहे रूम चेंज करना हो, जैसा भी, समझ रहे हो। आज ऐसा मत कर देना, पता लग रहा है अपने ही रूममेट को छोड़ कर कहीं और निकल गए, समझ रहे बात को, ऐसा ही मत कर डालना। लेकिन कहीं ना कहीं पे संगति का असर तो होगा ही ना, ये होगा ही, चाहे वो पहनने को लेकर के हो, खान पान को लेकर के हो, दिनचर्या को लेकर के हो, चाहे वो ज्ञान को लेकर के हो, सक्सेस को लेकर के हो। तो ये है, और ये तीनों साथ वाले हैं, तो आज तीनों के तीनों सक्सेस हैं, तीनों सफल हैं। कुछ पूछना है क्या? पूछ लो, एक आध जन कुछ पूछने का मन होगा तो हम पूछ लीजिए। ये बात टाइम मैनेजमेंट की और प्रायोरिटीज की है। अब फंक्शन तो मतलब शादी भी होता है, छठी भी होता है, बर्थडे भी होता है, तो आपको प्रायोरिटी सेट करना पड़ेगा कि आपको कहाँ पे जाना है, और कुछ कुछ तो आपको स्किप करना पड़ेगा। कुछ अगर आपको कुछ चाहिए तो स्ट्रगल करना पड़ेगा, स्ट्रगल पे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो आपका बेसिकली है टाइम मैनेजमेंट। अगर एग्जाम्पल कोई 6 घंटे पढ़ता है, तो अगर 6 घंटे के बाद उसके पास आधा एक घंटा टाइम मिल रहा है, और मेरे हिसाब से आधा एक घंटा डेली निकालना भी चाहिए सर हमको, बिल्कुल। क्योंकि जो दिन भर पढ़ने वाली स्ट्रेस आ जाता है, तो उसको रिलैक्स करने के लिए, जैसे मैं तो ये भी है कि हालांकि कोई मतलब जरूरी नहीं कोई इसको इम्प्लीमेंट करे, बट डेली घूमता था 1 घंटे, इवन मेंस के पेपर एक दिन पहले भी घूमता था, क्योंकि मेरे को ऐसा है कि अगर मैं 10 घंटे पढ़ रहा हूँ, उसके बाद मेरे को 1 घंटे रिलैक्स के लिए चाहिए। तो ये ऐसा है कि आपको प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी, आप किस फंक्शन में जाना है, किस साथ रहना है, किस साथ घूमना है, क्योंकि अल्टीमेटली एक गोल तो सेट किए हो, तो उसको अचीव करने के लिए सब तो करना पड़ेगा। संजय का कहने का मतलब क्या है पता है? आज का टास्क आपने लिया, वो टास्क कंप्लीट हुआ, तो आप कंप्लीट होने के बाद आप अपने मनपसंद का जो करना है, लेकिन कब? जब टारगेट अचीव हो गया। तो वो टारगेट पहले अचीव कर रहे होंगे, उसके बाद वो जरूरी है। यदि दिन में हम पूरे टाइम हम पढ़ रहे हैं, तो इसका भी एक लिमिट है ना, वो उतना ही लेगा जितना उस सुबह उसको लेना है। टाइम में बीच में गैप चाहिए, थोड़ा रिफ्रेशमेंट चाहिए। तो आपको जो मर्जी करता है, गाना सुनना है, मूवी देखना है, कहीं घूमना है, किसी से बात करना है, घर में बात करना है, तो वो आप कर सकते हो, लेकिन टारगेट क्या होना चाहिए? डेली बेसिस में अचीव होना चाहिए। और कुछ पूछोगे? प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से? जैसे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारा और एमपीपीएससी सिलेबस लगभग सेम ही है। मैं अगर जो इंडियन जीएस को देखें तो वहाँ के आपका जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकते हैं, या जो वहाँ की टेस्ट सीरीज है, मतलब एक आइडिया, जैसे आज के इंटरनेट में लगभग सब कुछ फ्री मिल ही जाता है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और जो स्टैंडर्ड बुक्स है इंडियन जीएस के लिए, उसको उठाइए। मतलब कोचिंग नोट्स तो लगते ही, फिर भी हमारे पास हर एक सब्जेक्ट की रेफरेंस बुक होनी ही चाहिए, तो कभी कभी होता है कि कोचिंग में सर कितनी पढ़ाई, कुछ छूट ही जाता है, और वही चीज़ अगर आपको एग्जाम में आ गया तो आप ये कहेंगे कि कोचिंग में पढ़ाई नहीं। तो कोचिंग में आपको एक गाइडेंस देगा, लेकिन अल्टीमेटली पढ़ना आपको खुद है। तो हर सब्जेक्ट के लिए स्टैंडर्ड बुक ले, जैसे एग्जाम्पल की पॉलिटी है, आप लक्ष्मीकांत ले सकते हैं, इकोनॉमिक्स है तो रमेश सिंह ले सकते हैं, इस हिसाब से कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए बहुत काफ़ी है, वो उससे आपको एटलीस्ट आइडिया तो हो जाएगा कि कैसे। और कई बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो ये होते हैं, तो आपका वो आंसर जब प्रिपेयर्ड रहेगा तो आप समझ, आपको फिर बहुत अच्छा लगेगा यार ये तो क्वेश्चन मैंने किया हुआ था, यही आ गया। जैसे इसी बार पेपर 4 पार्ट 3 का ऑलमोस्ट 40 से 50% प्रीवियस ईयर का था। जिसने सॉल्व किया होगा वो 50% से मतलब ओपन बुक एग्जाम कॉन्फिडेंस आ जाता है ना उससे कि भाई हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। सृष्टि जब अपना बात जब बता रही थी, एक चीज ध्यान दिए कि
जो मैथ्स और लैंग्वेज की जो बात कही हो कि मैं डेली 1 घंटा लैंग्वेज को समय दे रही थी। पेपर 1 और पेपर 4 ये 2 ऐसे पेपर हैं, यदि सातों पेपर में परफॉर्मेंस जरूरी, लेकिन डिप्टी कलेक्टर का जो रास्ता है या सिलेक्शन का जो रास्ता है उसमें बड़ी भूमिका है पेपर 1 और पेपर 4 की, मतलब तुलनात्मक रूप से। तो यदि लैंग्वेज हमारा मजबूत है, मैथ साइंस यदि मजबूत है, तो वो काफी हेल्प करेगा। दूसरा, कहीं कहीं पर क्या होता है, 6 पेपर 5 पेपर, मेरे ख्याल से ऐसा आप लोग भी देखे होंगे और एनालिसिस किए होंगे। लास्ट टाइम तो मैं समृद्धि की आरटीआई वाली कॉपी को भी हम लेके बैठे थे, समृद्धि है ना। तो कहीं कहीं पे ये होता है कि हमारा कुछ पेपर बहुत अच्छा जा रहा है, लेकिन 1-2 पेपर क्या हो रहा है, एकदम डाउन हो जा रहा है। उसके कारण से पूरा नंबर क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। तो प्रैक्टिस जितना ज्यादा, प्रीवियस ईयर के हमारे पास क्वेश्चंस ही इतने हैं कि उसको ज्यादा से ज्यादा अपन क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। बताइए, पूछिए। जैसे आप एग्जाम फर्स्ट टाइम में सेकंड टाइम आप दिए तो उसमें डर रहता है। डर मतलब हम लोग जो जानते रहते हैं वो भी हम लोग भूल जाते हैं। जैसे सर कुछ पूछे हम लोग को याद रहता है वो भी भूल जाते हैं। क्या हड़बड़ी में हम लोग होता है मेरा क्वेश्चन, जैसे मैं एक एग्जाम दी उसमें 2 बार में निकला, पॉइंट में चूक जाती, फिर उसके बाद इस बार तो पूरा 30 क्वेश्चन गलत करती, वो भी डर से। हाँ, बहुत मतलब इतना डर है। आप एग्जाम के पहले प्रैक्टिस करती हो ऑब्जेक्टिव? बहुत ज्यादा, बाकी वहाँ बैठती ही नहीं। तो टेस्ट सीरीज देखती हैं आप? टेस्ट सीरीज से ही मतलब आपका कवर होगा ये डर। ये सब रहता है, लेकिन वहाँ जाने से मतलब अब निकलेगा या नहीं, ये लगता है। नहीं, वो बिल्कुल आप सोच के मत जाइए। आप देखिए कि आपने इतनी मेहनत की है और मैं थोड़े से प्रेशर के कारण उस चीज को स्पॉइल कर दूंगी। वो प्रेशर हम लोग कैसे खत्म करें, मतलब हम लोग को डर कैसे आप वही टेस्ट सीरीज से ही किया जा सकता है इसको। आप तब प्रेशर मेंटली तो आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अब बिल्कुल ये चीज मत सोच के जाइए। जब भी आप एग्जाम देने जाती है ना, तो आप बिल्कुल ये चीज मत सोचिए कि मेरा नहीं हुआ तो क्या हुआ। मैंने ऐसा भी नहीं, लास्ट अटेम्प्ट है मेरे पास, एटलीस्ट ये लिबर्टी तो सीजीपीएससी देती है ना कि भाई आप दे सकते हो। यूपीएससी में तो ऐसा नहीं है कि भाई उसमें अटेम्प्ट का डर है कि 6 अटेम्प्ट है, ये इसमें तो नहीं है। तो मेरे साथ भी ऐसा होता था कि मेरे को बहुत प्रेशर लगता था, लेकिन क्या था, मैं टेस्ट सीरीज में अपना प्रेशर कम करती थी कि नहीं, मैंने इतना पढ़ा है, मैंने इतना मेहनत किया है और मेरा नहीं हुआ तो किसका होगा। तो बिल्कुल आप ये मत सोचिए कि ये सोच के तो बिल्कुल मत जाइए आप कि ठीक है कि ये लास्ट है या फिर ये नहीं हुआ तो क्या करूंगी, नहीं हुआ तो मेंस का करेंगे और क्या, लेकिन करेंगे, है ना। पूरी जर्नी में कि जो सर वो डर करके, तो सर एक मतलब पर्सनल हम लोग का अपना जो ग्रुप था, तो सर जैसे फैक्ट रटाते हैं, तो जो आंकड़े होते हैं इकोनॉमिक सर्वे का, तो सर जैसे मेरे और भी दोस्त अलग अलग कोचिंग में पढ़े हैं, हमारे यहाँ के लोगों को जितना फैक्ट याद रहता है ना, वो अदर कोचिंग को नहीं रहता। और जो सर का डर रहता था ना कि सर किसी को भी खड़े करा देते थे और बड़े सब पढ़ के आते थे। और अभी उस समय लगता था, लेकिन उस समय अब तो मेंस में ना, क्योंकि इतना फैक्चुअल आता है सर आजकल, इकोनॉमिक सर्वे का कुछ डाटा पूछ दिया, प्रति व्यक्ति आए, अब आपको आप एग्जैक्ट लिखे थे तभी 2 में 2 मिलेंगे, और वो आपको उस समय काम आएगा। तो डर जरूरी भी है कभी कभी। नहीं, मेरे को नहीं पता था कि ऐसा है करके। मैं मेरे पता होने से मैं फूकूंगा, पूरा डर खत्म हो जाएगा। नहीं, वो होता है, लेकिन क्या है कि हम अपने आप को इतना मजबूत रखें ना, यदि हम हर चीजों से डरते रहेंगे, जीवन में बहुत आगे तक जाना है, काफी कुछ फेस करना है, काफी कुछ चीजों को लेकर के चलना है। डरना, ये डर एक समय तक ठीक है, लेकिन डर को हावी होने देना ये घातक है, तो वो मत करिए। अभी एग्जाम से आप डर रही हैं, पोस्ट में पहुंच जाएगा, हाँ। उसमें भी होगा। मेरे को एक बात याद आ रही है, लास्ट टाइम मैंने अपना इंटरव्यू डर के कारण, इसी डर के कारण मैं अपना इंटरव्यू खराब की थी लास्ट टाइम। मतलब मुझे सारी नॉलेज तो थी, लेकिन वहां पर कैसे बोलूंगी, क्या बोलूंगी, पैनल में आईएएस लोग बैठे रहेंगे, मैं कैसे उसको हैंडल करूंगी, वो बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया था मेरे को। इस कारण मैंने अपना जो डर है ना, वो मैंने मतलब बहुत ज्यादा स्पॉइल कर दिया था। तो डर जो है ना, वो मत रखिए। आप इतना पढ़े हैं, वो सारी चीजें आपको काम आएंगी, है ना। तो वो चीज मैं सेकंड इंटरव्यू में मैं सोच के गई थी कि नहीं, अब मैं एकदम कॉन्फिडेंट हूँ, कॉन्फिडेंटली मैंने दिया और आज सिलेक्शन हो गया। ठीक है, तो आप भी ऐसी कीजिए, डरिए मत, डर खत्म कीजिए। मैंने इंटरव्यू के लिए मॉक इंटरव्यू बहुत सारे दिए थे इस बार, ठीक है, तो अपना डर खत्म बाकी करिए। पूरे जर्नी में सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो सेल्फ मोटिवेशन है।
ना आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। वो आपके अंदर वो एक ज़ील होनी चाहिए कि नहीं करना है, अब इसमें घुस चुके हैं तो अब कोई ऑप्शन है ही नहीं मेरे पास, जब तक वो पोस्ट नहीं आती हाथ में उसको छोड़ना नहीं है। ये एटीट्यूड लेके ही आप करेंगे तब जाके फिर फाइनली सिलेक्शन होता है। और ऐसा नहीं है कि हमें डर नहीं लगती थी, मैं खुद, मुझे याद है यहाँ सर खड़े करवा देते हैं, वो शिविर करते थे हम, लेकिन नहीं, ठीक है बोलना है। और यही सब तो है कि सर आपको प्रिपेयर करवा रहे हैं कि नहीं आपको कभी ना कभी वो चीज़ आएगी। पैनल में हम सबको अभी, ठीक है, इन लोग उसका भी थर्ड इंटरव्यू, उसको डर नहीं लगा होगा, ये गया होगा अभी तब भी लगा होगा उसको डर, तो डर सबको लगता है। लेकिन ओवरकम करना वही, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, उसको लेके आप नहीं बैठ सकते, वरना फिर ये एग्जाम दिस इज नॉट फॉर यू, फिर यही बात हो जाती है। सफलता वो ठीक है, लेकिन डर ना, जीवन में बेबाक रहो, नहीं तो दबाने वाले लोग ना बहुत मिलेंगे। समझ रहे बात को? जीवन के हर पड़ाव में मिलेंगे। इतने बेबाक रहो कि आपका ऑरा, आपकी पर्सनालिटी ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाले को आप जो हैं, मतलब ऐसा डोमिनेटिंग नहीं, लेकिन उसको लगना चाहिए कि हाँ ये है। नहीं तो चाहे वो गृहस्थी में जाओ, कल के डेट में शादी ब्याह के बाद में, सास ससुराल में, समझ रहे बात को, चाहे कहीं पर भी, तो आपको एक प्रॉपर उस चीज को मेंटेन करके चलना है। तो उतना भी थोड़ा सा मतलब उसको ध्यान रखें हम। ले बाबू कुछ सर, तो बाकी सब्जेक्ट्स क्या है कि सर से मतलब कुछ हम लोग याद कर लेते हैं, पर 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो पूरा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। करंट अफेयर हो गया, सी सेट हो गया और लैंग्वेज हो गया। तो मेरा लैंग्वेज में सवाल है कि ये बोलना आना जरूरी है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं कि छत्तीसगढ़ी बोलना आना जरूरी छत्तीसगढ़ी जानने के लिए, लेकिन अगर आपको बोलना आता तो बट ऑब्वियसली बात, आपको एडवांटेज तो मिलना ही है, क्योंकि इंटरव्यू में पूछते हैं कि लैंग्वेज में मतलब कि छत्तीसगढ़ी। हाँ, आपको बोलना आना चाहिए। समझ रहे हैं, क्योंकि इंटरव्यू अनप्रेडिक्टेबल है, कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है, और अल्टीमेटली आप CGPA से दिलाने आप उसको डरा, बंगाली ना है, उड़िया है, नहीं तो इतना डिफिकल्ट नहीं छत्तीसगढ़ी सीखना। हाँ नहीं, उसको मतलब टोन में क्या रहा हो जाता है, वो आता है वो। मत चिंता कर बाबू, मत चिंता कर। उड़िया भाषी पर मैं उड़िया में भी अच्छा नहीं हूँ, और इंग्लिश और हिंदी के अलावा तो ये लैंग्वेज आपको बहुत थोड़ी टेस्ट करेगा, तो आपका माइंड, आपका विजडम है। आप अधिकारी बन के ये बोलोगे मुझे ये आता नहीं है, बहुत भाई IAS की पोस्टिंग केरल में हो रही है, उसको नहीं आता है लोकल लैंग्वेज, पर है ना वो IAS की पोस्टिंग है वहाँ पे। और सीसेट में डेली प्रैक्टिस तो आप लोग कैसे करते हैं? खासकर आप कैसे करते हैं? मैथ्स का तो मैं लगभग उस समय, मतलब स्टार्टिंग के जो मेरे 2 अटेम्प्ट थे, उस समय मेरा, मैं बायोलॉजी बैकग्राउंड है, तो मैथ्स थोड़ा वीक था मेरा, तो उस समय मैं डेली प्रैक्टिस करता था। तो उसके बाद क्योंकि सी सेट आपको क्वालिफाई करना है, तो ये भी देखिए कि पेपर के मतलब पेपर कैसा है उसको आप ईयरली समझिए। अब 35 क्वेश्चन आते हैं हिंदी और छत्तीसगढ़ी के, अगर अपन और प्रॉपर छत्तीसगढ़ी है तो अपन 20 छत्तीसगढ़ी क्वेश्चन में 18 बना लेते हैं। हाँ, तो आपको वो पेपर को क्वालिफाई करना है। आप अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट और जो वीक पॉइंट है उसको आप पहले पहचान लीजिए। अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो मैथ्स के 20 क्वेश्चन बना के आइए, क्योंकि आपको क्वालिफाई बस करना है। तो सी सेट में मतलब लिमिटेड पढ़े और सिर्फ क्वालिफाई के लायक पढ़े। सी सेट वो मेंस में हाँ। करना है, ऐसा नहीं कि आप उसको फॉर ग्रांटेड ले सकते, और ऐसे नहीं कि मेंस के आसानी से क्वेश्चन आते हैं। अभी एक जो रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन आया था, आई थिंक किसी से नहीं बना होगा वो, मिलकर उसका वो 8 नंबर का क्वेश्चन हर किसी से छूटा होगा, नहीं बना। एक वैदिक मैथ्स का क्वेश्चन आया 2 नंबर का, नहीं, पर ये स्कोरिंग है, टफेस्ट सी सेट है यहाँ का, देखा जाए तो। यदि ये आप लोग भी फील कर रहे होंगे। नहीं, इसके लास्ट ईयर हाँ, क्या है ना, मेरे साथ पिछले बार मैंने जो लास्ट एग्जाम दिया था, तो मेरे साथ क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन वो बन सकते थे और भी कई सब्जेक्ट से क्वेश्चन है, और मेरा पूरा ध्यान सी सेट के उस एक क्वेश्चन पे रहा और पूरा टाइम निकल गया। तो यही तो नहीं, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। कोई भी अगर मैथ्स का क्वेश्चन है, अगर आप मैथ्स या रीजनिंग का 1 पीरियड में नहीं बन रहा तो स्किप कर दो, छोड़ दो। कि लास्ट में अगर आपके पास टाइम बन रहा है तब आप उसको अटेम्प्ट करो। लेकिन सी सेट में ऐसा रहता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जो आपसे दिए ही जाते हैं, वो उससे हाँ, और जो कुछ नहीं क्वेश्चन बने। ऐसे भी होते हैं जो आपसे बनेंगे ही नहीं, कुछ क्वेश्चन लेकिन ऐसे होते हैं ना जो बनेंगे ही। तो इसलिए मतलब ऐसे सेट ही ऐसा किया जाता है ना कि क्वालिफाई कर लें स्टूडेंट जो थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, और अगर वो उन क्वालिफाइंग क्वेश्चन को आप देख के करिए। अगर क्वालिफाइंग बनाया तो टफ तो रखेगा ही, हाँ। ये तो मान के चलो आप, ऐसा नहीं है। और अभी तो लेवल आप देख ही रहे होंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स कैसे धीरे धीरे आप होते जा रहा है, तो उसके हिसाब से हमारी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए वैसे ही। तो वही है, जैसे कि जो रेगुलर टेस्ट की हम लोग बात कर रहे थे, तो उससे आपको समझ आया कि हर क्वेश्चन बनाने के लिए नहीं होता। जैसे इस साल एक क्वेश्चन आया था कि कोई योजना का था कितना पंजीकरण हुआ GS में, ये क्वेश्चन आपको बनाना ही नहीं है।
वो किसी से नहीं बनने वाला, किसी से बन गया तुक्का लग गया तो लग गया। वैसे अगर आप नेगेटिव बनाने वाले नेगेटिव में जाएंगे। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, मैथ्स का अगर 5 से 6 लाइन का क्वेश्चन है, आपको समझ आएगा 3 मिनट लगना है, तो आप बनाओ मत, उसको आप लास्ट में बनाओ, जब आपके पास टाइम बचा है तब बनाओ। ये तो टाइम मैनेजमेंट बहुत सही आती है ना, ऐसे नहीं है कि भाई आप वही आप जो ये बोल रहे हैं, जो आप उसी चीज में अटके थे कि बेवकूफ़ी है। अगर आप उस चीज को प्रैक्टिस कर लेते वो समझ में आता है कि भाई आप टेस्ट सीरीज में भी बैठोगे, उसमें भी 2 घंटे का टेस्ट होता है। अगर वही चीज़ आप टेस्ट में कर रहे होते और वहाँ गलती नहीं होती तो आपके लिए एज बन जाता है कि भाई ठीक है। तो ये तो रहती है। पढ़ाई तो वो हो जाता है, मगर किसी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, किसी अच्छा होता है, तरीके से कैसे वो देखो हर हम लोग भी बहुत डिप्रेस्ड रहे, ऐसा नहीं है कि वो चीज़ ठीक है अभी मिल गई वो बात अलग है, पर हमारे लाइफ में भी वो आता था। ऐसा फेज भी आता था कि इतने सैचुरेट हो जाते थे कि सड़ा सा ये बोल रही ना, जैसे कि रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन थी, वो भी हम नहीं भूल जाएंगे। ऐसे वाली भी होता है, पर वही है कि आपको वो अंदर जो सेल्फ मोटिवेशन है ना, वो आपको पुश करता है। और रेस्ट भी जरूरी है, ऐसा नहीं है कि हम लोग पूरे हर दिन हर साल के हर पढ़ जा रहे नहीं, ऐसा नहीं होता भाई। तो उनको रेस्ट चाहिए, ले लो एक दो, लेकिन दूसरे दिन आपको बकअप होना है, आपको स्टार्ट करना है और अल्टीमेटली आप अपना गोल याद रखिए कि नहीं यहाँ जाना। तो यही एक पुश करता है। और अभी मैं वही बोल रही हूँ कि सेल्फ मोटिवेशन से ज़्यादा इस एग्ज़ाम में आपको कुछ हेल्प नहीं करने वाला। पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, सब कुछ होगा, लेकिन भाई वो एक खुद में होता है कि आप जब खुद से मोटिवेट नहीं रहेंगे, खुद अगर हिम्मत हार गए तो फिर नहीं होता ये खुद में। और ऐसा नहीं है, वो सबके साथ होता है। वो हमको लगता है कि नहीं ये लोगों के लिए कुछ नहीं है, मुझे ही लगते रहता है ये। और एक चीज़ है और कि आप अपनी फैमिली को भी अपने प्रिपरेशन में इन्वॉल्व करो, आप उनको रिजल्ट दो। जैसे अगर आप प्रीलिम्स अगर निकाल लेते हैं, उनको एक भरोसा हो जाता है आप पे कि आगे आप और अच्छा कर लोगे और कहीं ना कहीं अचीव कर लोगे। मेरे साथ भी ऐसे हुआ था, मैं अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करती थी। कभी कभी क्या होता है हमारी, क्योंकि लड़कियां हैं हम, तो हमको कभी कभी प्रेशर रहता है शादी का कि इस एज तक हमको प्रेशर है कि इस एज तक हमारी शादी कर दी जाएगी, फिर हम पढ़े कि नहीं पढ़े। तो वो चीज़ ना आप ज़्यादा मत सोचिए, उसके लिए आप रिजल्ट दीजिए, अपनी फैमिली को भी अपने प्रिपरेशन में इन्वॉल्व कीजिए। उनको बताइए कि हमारे टेस्ट में इतना स्कोर आ रहा है, हम इतना कर रहे हैं। हर दिन की आप उनको डिटेल्स दीजिए, बिल्कुल उनको इन्वॉल्व कीजिए। उससे क्या होता है, एक पैरेंटल जब सपोर्ट हमको मिलने लगता है ना, तो हम अपने सक्सेस, अपने अचीवमेंट की तरफ और बढ़ने लगते हैं। ठीक है, तो फैमिली का सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इन्वॉल्व कीजिए उनको अपने प्रिपरेशन में। सपोर्ट तो खैर सबका ही रहता है, लेकिन वही है कि मतलब वो बात वही है, माँ बाप के अलावा कोई सपोर्ट करेगा भी नहीं आपके प्रिपरेशन में। उसके अलावा फ्रेंड्स भी ठीक है उनको, लेकिन अंदर भी कंपटीशन भी रहता है। ऐसा नहीं कि हाँ बहुत ज़्यादा फेवर कर रहे हैं, ऐसे नहीं। वो मैं भी कुछ अगर हम प्रिपेयर करें तो मैं अपनी स्ट्रैटेजी एकदम से बता नहीं दूंगी उसको कि नहीं तो ऐसे कर, ये चीज़ नहीं होती। अपनी अपनी स्ट्रैटेजी संजय क्या है, कुछ इसमें बच्चे ना हॉस्टल के भी हैं, पीजी वाले, इनका टाइम लगभग 9 है ना। अपन ना किसी दिन एक दिन करेंगे और बहुत अच्छे से उनका पूरा प्रॉपर गाइडेंस 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे का सेशन अपन करेंगे, है ना। जिस दिन आपको जो लगेगा, जितने क्वेश्चंस होंगे सबके जवाब वो देंगे। ठीक, एक बार सभी ताली बजाओ। और आप तीनों को पूरे राजपूत ट्यूटोरियल परिवार की तरफ से, रेला परिवार की तरफ से, सभी बच्चों की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रार्थना यही है कि खूब तरक्की करो, जीवन मंगलमय हो।